जी स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं विच इज़ 2.6 और उस 2.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डिवीजन। कुछ इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उनके बारे में मैं आपके सामने अभी ब्रीफिंग रखता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ओके, क्या है इसका मतलब कि इस डिवीजन के नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में हम कोशेंट और रिमाइंडर हासिल करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन से। ठीक है, अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन तो हमने क्लास 9th में यूनिट 6 में भी सीखी है, क्लास 8th में यूनिट 5 में भी सीखी है। इसमें और उस डिवीजन में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, वो जो हमारे पास डिवीजन थी उसको हम कहते थे ऑर्डिनरी डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, उस ऑर्डिनरी डिवीजन में हमारा जो डिवाइज़र था और जो डिविडेंड था वो दोनों किसी भी डिग्री के हो सकते थे। ठीक है, वहाँ पे कोई भी डिग्री हो सकती थी। यहाँ पे हमारे लिए इस सिंथेटिक डिवीजन के टॉपिक में हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपके लिए थोड़ी सी रिवीजन यहाँ पे करना ज़रूरी समझता हूँ। जी, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी रिवीजन की है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको रिवाइज किया है। देखिए, मेरे पास ये नंबर्स की ऑर्डिनरी डिवीजन है। नंबर्स की इस ऑर्डिनरी डिवीजन के अंदर मेरे पास जो 41 है उसको मैं डिविडेंड कहता हूँ, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं डिवाइज़र कहता हूँ। जो मेरे पास ऊपर रिजल्ट आ रहा है वो है कोशेंट, और जो मेरे पास नीचे बच रहा है उसको मैं रिमाइंडर कहता हूँ। ठीक है, तो ये चार टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग ऑर्डिनरी डिवीजन आपको मैंने रिवाइज की हैं, इसलिए कि अगर वो रिवाइज हो जाएंगी तो इन चीज़ों को ज़रा समझ में आसानी होगी। ओके, देखें, अब यहाँ पे मैंने आपसे जिक्र किया कि ऑर्डिनरी डिवीजन जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होती है उसमें हमारे पास जो डिविडेंड और डिवाइज़र हैं वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, जबकि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर एक कॉन्स्ट्रेंट ये है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है वो तो किसी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन जो डिवाइज़र है दैट शुड बी अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ये कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो सिंथेटिक डिवीजन के बारे में हमने जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करें इस लीनियर एक्सप्रेशन में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे उनके जो डिविडेंड हैं वो तो डिफरेंट डिग्रीज के होंगे, वो डिग्री 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, हो सकता है, लेकिन जो डिवाइज़र है वो डिग्री 1 का होगा, यानी कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और देखें कि इस केस में भी वो जो डिवाइज़र है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू मैंने -1 हासिल कर ली। ठीक हो गया। अब ये मैंने कैसे किया, इस मेथड को, जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है, इसको ज़रा समझना है। देखिए, मेरे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको मैंने किस तरह से इस फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन का साइन है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। उसके बाद मैंने ये वैल्यूज कहाँ से लिखी, इसको ज़रा समझें। क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 7 है तो मैंने 7 लिख दिया थोड़े से गैप से। फिर मेरे पास कांस्टेंट -1 है तो मैंने -1 लिख दिया। अगर इधर 7 के साथ माइनस होता तो मैं यहाँ पे भी माइनस प्लेस करता। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास जो है ये डिविडेंड है, और जो डिवाइज़र है विच इज़ -1 उसको मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है,
अब ज़रा समझते हैं कि ये डिवीजन कैसे टेक प्लेस होगी, इसको ज़रा समझें। देखें ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ मैंने ये एरो से शो किया है कि इसको एज इट इज़ मैंने नीचे कॉपी कर दिया। एज इट इज़ कॉपी करना है, इसको चेंज नहीं करना, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। फिर ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -1 इंटू 1 इज़ -1। -1 मैंने अगली टर्म जो कि 7 है उसके नीचे मैंने -1 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। सॉल्व मीन्स ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 -1 इज़ +6, तो +6 लिख दिया। फिर ये -1 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आया -6, जिसको मैंने अगली टर्म के नीचे -6 लिखा। अगेन इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास -1 -6 इज -7। यहाँ पे मेरे पास डिवीजन स्टॉप हो गई। डिवीजन इसलिए स्टॉप हो गई कि मेरे पास इस -1 के बाद आगे टर्म ही नहीं है कोई। ठीक हो गया, डिवीजन मेरे पास स्टॉप हो गई। उसके बाद मैंने, चूंकि उसने मेरे से ये पूछा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करें। अब ये कोशेंट और रिमाइंडर कैसे लिखना है, इसको ज़रा समझना है। देखें, रिमाइंडर के लिए तो सिंपल है कि मेरे पास ये जो -7 आया, ये मेरे पास रिमाइंडर है, तो मैंने लिखा रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू -7। ये तो आराम से समझ आ गया। इस कोशेंट को मैंने लिखा कोशेंट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्यों लिखा कि ये कोशेंट है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें अननोन वेरिएबल x है। अगर ये एक्सप्रेशन मेरे पास वेरिएबल y में होता तो मैं इसको q ऑफ y लिखता। ठीक है, तो q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। ये x प्लस 6 कहाँ से आया? देखें, ये जो मेरे पास 1 और 6 लिखा हुआ है ना आफ्टर डिवीजन, ये 1 मेरे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है, और ये जो 6 है ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा? इसके लिए रूल ये है कि जब भी हम किसी भी डिग्री के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, तो आफ्टर सिंगल स्टेप डिवीजन मेरे पास जो कोशेंट का एक्सप्रेशन बचता है ना, कोशेंट एक्सप्रेशन की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से 1 लो हो जाती है आफ्टर सिंगल स्टेप डिवीजन। तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की डिग्री चूंकि 2 थी, तो सिंगल स्टेप डिवीजन के बाद जब मैंने इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? रूल के मुताबिक कि ये डिग्री 2 था, तो ये डिग्री 1 बन गया। तो इन दिस वे आई कैलकुलेटेड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द गिवन quadratic expression after division of synthetic division by linear polynomial। ठीक है, यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट 1 सॉल्व किया है। अभी मैंने इसका जो सेकंड पार्ट है इमीडिएट, वो मैंने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने का भी एक खास मकसद है। इसके मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है इसके। इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि देखें, यहाँ पे मेरे पास ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी उसने कहा है कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड हमने किया, उसको ज़रा लिखने का एक ख़ास तरीका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। बाकी और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, वो लिखने का ख़ास तरीका ज़रा आप समझ लें। मेरे पास ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है जिसको मुझे इस लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तो लीनियर एक्सप्रेशन से मैंने x की वैल्यू -3 हासिल कर ली। उसके बाद मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन के सिंबल में कैसे लिखा, ज़रा इसको समझें। देखें, मेरे पास क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट है 4, वो तो एज इट इज आ गया। उसके बाद इस क्यूबिक टर्म के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग है, उसके बाद लीनियर टर्म है। तो जो भी टर्म मिसिंग होगी उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तो उसका कोफिशिएंट यहाँ लिखा जाता, लीनियर अगर मिसिंग होता तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक हो गया, तो क्वाड्रेटिक टर्म चूंकि मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट मैंने 0 लिख दिया। फिर आगे लीनियर टर्म का कोफिशिएंट -5 है तो वो लिख दिया। फिर आगे मेरे पास कांस्टेंट नंबर है तो मैंने वो लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास इसका ये लिखने का जो तरीका है ख़त्म हुआ। इसमें जो ख़ास बात थी वो ये कि जिस भी डिग्री का एक्सप्रेशन है उस डिग्री के एक्सप्रेशन में टर्म बाय टर्म उसकी डिग्री हर टर्म में अननोन की जो पावर है वो 1 लेस होनी चाहिए। जो भी टर्म अंदर से मिसिंग होगी उसका कोफिशिएंट इस मेथड में 0 कंसिडर होगा।
जो कि इस केस में क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट मैंने 0 लिख दिया। बाकी इसके मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास एज इट इज़ नीचे कॉपी हो गई, 4 इंटू -3 इज -12, जो कि 0 के नीचे लिखा गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट -12 आया। ये -12 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +36, जो कि अगली टर्म के नीचे लिखा गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो 31 आया। 31 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -93 आया। -93 15 से सॉल्व हुआ तो मेरे पास रिजल्ट आया -78। यहाँ पे मेरी डिवीजन ख़त्म हो गई, इसलिए कि मेरे पास ऊपर जो डिविडेंड के टर्म्स हैं वो ख़त्म हो गई। तो जैसे ही डिविडेंड की टर्म्स ख़त्म होंगी तो मेरे पास डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद मैंने कोशेंट को लिखा, कोशेंट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। ये कैसे लिखा? क्योंकि मेरे पास ये कोशेंट की टर्म्स बची हैं। तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे क्यूबिक टर्म थी, क्यूबिक एक्सप्रेशन था, तो मैंने बताया कि आफ्टर सिंगल स्टेप डिवीजन मेरे पास जो कोशेंट की एक्सप्रेशन की डिग्री है वो 1 लेस हो जाएगी। तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट है, ये मेरे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है, और ये मेरे पास कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने इसको लिख दिया। रिमाइंडर मेरे पास सिंपल है कि वहाँ से आ गया -78। अब मैं आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और फिर आप लोगों को उसको ब्रीफ करूँगा। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन गिवन है और उसको उसने बोला है कि अगर 3 जो है वो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का 0 हो तो फिर आप इस क्यूबिक एक्सप्रेशन में से ये जो अननोन h है इसको फाइंड करें। देखें क्लास 9th में एक्सरसाइज 5.3 में हमने, जो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड थी, जब हमने वहाँ पे पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब हम कहते हैं कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस वैल्यू से इस गिवन पोलिनोमियल को इसमें पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो अगर वो 3 उसका 0 है तो फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि वो उससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल जो है उसको समझना ज़रूरी था। अब मैं आगे चलता हूँ लेकर। देखें उसने बताया कि 3 इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को जब 3 से डिवाइड किया, इस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले बताया है वैसे ही बिल्कुल मैंने इस डिवीजन से इसको सॉल्व किया है। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इसका रिमाइंडर आया। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? वो ये है कि 3 इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि दिस रिमाइंडर शुड बी 0, तो मैंने इस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास h की वैल्यू यहाँ से आइसोलेशन में लाने के बाद h की वैल्यू मेरे पास 7/3 आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसके 2 लीनियर पोलिनोमियल्स यानी कि उसके फैक्टर्स गिवन है। उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि अगर x + 3 और x - 2 इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हों तो फिर इस ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें अननोन l और m को फाइंड करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहले एक लीनियर पोलिनोमियल से x की वैल्यू को हासिल किया जो कि मेरा डिवाइज़र है, और एक्सप्रेशन को मैंने सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में उसको लिख के सॉल्व किया, मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि वंस अगेन यहाँ पे ये x + 3 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर चूंकि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है और उसके रिजल्ट में मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर शुड बी 0, तो मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मेरे पास ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 रख के मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने जो दूसरा लीनियर पोलिनोमियल था उसकी मदद से मैंने गिवन एक्सप्रेशन को फिर से सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व किया, तो मेरे पास ये रिमाइंडर जो है ये
अगेन एक नॉन जीरो वैल्यू आई है, और ये नॉन जीरो वैल्यू क्यों है? क्योंकि गिवन जो एक्सप्रेशन है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसमें मेरे पास दो अननोन्स हैं, तो अननोन्स की वजह से ये एक्सप्रेशन मेरा नॉन जीरो वैल्यू है। तो नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन गिवन कंडीशन ये है कि जो 2 है, ठीक है, वो इस गिवन एक्सप्रेशन जो कि डिविजिबल है इसका फैक्टर है। तो मैंने अगेन लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मेरे पास ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, और वहाँ से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अभी बोर्ड स्पेस की वजह से मैं यहाँ तक कर पाया हूँ। अब मैं इसको अरेज करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ और फिर आपको ब्रीफ करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अच्छा देखें, यहाँ तक हम जब पहुँचे थे तो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में मेरे पास एल और एम जो हैं वो अननोन है। उनको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं, भले ये लिटरल्स की फॉर्म में हैं लेकिन ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं। और उनको सॉल्व करने कहाँ हमने किया? हमने क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 में भी इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, क्लास 8th में हमने एक्सरसाइज 6.9 में भी इनको सॉल्व किया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने नंबर ऑफ मेथड्स पढ़े, जिनमें बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रैमर्स रूल, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व किया है। मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। चूंकि मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 में m का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने देखा कि अगर मैं इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास m जो है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास l की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने किया कि दोनों इक्वेशंस को मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरे पास 2 1 में सब्ट्रैक्ट होने के बाद m कैंसिल हो गया, l की वैल्यू मेरे पास -3/2 आ गई। ये l की वैल्यू जो है ये मैं इक्वेशन 1 और 2 जिसमें भी पुट करूं मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट करके उसको सॉल्व किया तो मेरे पास m की वैल्यू -18 आ गई। तो इस तरह से मैंने इस इक्वेशन में जो दोनों अननोन्स थे गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, दैट आर l और m, उनको मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन 4 और 5 में से कुछ पार्ट सॉल्व करता हूँ और फिर उनको आपको ब्रीफ करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का एक एक पार्ट आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हम देखेंगे, उसको ज़रा समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स में हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशंस की इक्वेशंस, यानी कि क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है और उसने एक हमें साथ उसका रूट दिया हुआ है। वो एक रूट दे के उसने कहा है कि इस रूट की मदद से इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम देखते हैं ज़रा कि किस तरह से सॉल्व होगा। मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन की मदद से सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में उसको लिखा। चूँकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसमें क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग है, तो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 0 कंसिडर होगा। बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने इसको 2 इसका डिवाइज़र था तो मैंने 2 इससे सॉल्व किया। हाँ, क्योंकि उसने ये कहा है कि 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, तो रूट के केस में रूट हो, 0 हो या फैक्टर हो, इन तीनों केसेस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आया करता है। तो चूंकि यहाँ पे उसने बताया था कि 2 इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो देखें कि हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी डिवीजन ख़त्म हो जाने के बाद मैंने आगे लिखा है डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़। ये जो हम इस कोशेंट की मदद से कोशेंट एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, उस कोशेंट एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख लूँ, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अगर मैं उसी कोशेंट एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ तो उसको डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। और डिप्रेस्ड इक्वेशन इस वजह से कहते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, आफ्टर सिंगल स्टेप डिवीजन जब उसकी डिग्री 1 कम हो जाती है, तो डिग्री के कम हो जाने से यानी कि डिप्रेस हो जाने से वो इक्वेशन डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कोशेंट की इक्वेशन बनी यानी कि डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी, इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने इसको फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेक मेथड से। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करके मेरे पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स आए विच आर -6 एंड 4,
यही मुझे उसने कहा था कि इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें जब 2 इसका रूट हो। तो एक रूट तो इसका ऑलरेडी था, तो 2 मजीद रूट मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ गए। तो टोटल रूट्स हो गए मेरे पास 3। और मैं ये बात भी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मेरे पास जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स हुआ करते हैं। तो मेरे पास देखें मैंने लिखा कि -6, 2 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास इस एक्सरसाइज 2.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और उसका मैंने एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें कहा है कि नीचे दी गई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें अगर 1 और 3 इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों। देखें यहाँ पे उसने आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है कि ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, यानी कि उसमें वेरिएबल जो अननोन वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 4 हो, तो वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती है। इस केस में उसने जब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसने आपको 2 रूट्स दे दिए हैं। ठीक है, मैंने उन दोनों रूट्स से इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। ठीक है, देखें दोनों केसेस में 1 से भी जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आया। फिर मैंने इस क्वोशंट को जब 3 से डिवाइड किया तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर 0 आया। ये रिमाइंडर का 0 आना इस बात को जस्टिफाई करता है कि मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिमाइंडर 0 आने भी चाहिए। तो रिमाइंडर का 0 आया, इसका मतलब है कि हमारी ये सारी कैलकुलेशन ठीक है। अब मैंने इस क्वोशंट को डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद चूंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर्स हासिल कर लिए विच आर -3 एंड -1। ठीक है, अब चूंकि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके रूट्स भी 4 ही होने चाहिए थे, तो 2 रूट्स इसके गिवन थे, 2 मैंने इसके सॉल्व करके फाइंड कर लिए। तो मैंने एंड रिजल्ट पे लिखा कि -3, -1, 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से मैंने इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज 2.6 के तमाम क्वेश्चंस के एक पार्ट को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको समझ जाएंगे, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके लिए इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, आप उसको आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये जो लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।